हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। अभी तक हमने साइंस सीरीज का थर्ड क्लास करा चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। पिछले तीनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख, ऑप्शन बी पक्षी के पंख, ऑप्शन सी कीड़े के पंख, ऑप्शन डी बंदर के हाथ। तो इसका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए, बंदर के जो हाथ होते हैं यह समरूप अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बंदर के हाथ जो होते हैं यह समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है, पूछा है तो यही होगा आंसर। देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं समरूप अंग क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं। तो प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो होती है या संरचना ये भिन्न होती है, अलग होती है, उसे ही हम लोग समरूप अंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चमगादड़ के पंख, ये पंख का कार्य क्या करता है, उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यानी उड़ने का कार्य पंख से ही होता है। पक्षी का भी पंख सेम कार्य करता है, कीड़े के भी पंख सेम उड़ने का कार्य करता है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, समरूप अंगों का उदाहरण है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि समरूप अंगों का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदर के हाथ। हाथ से तो ये उड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये तीनों का कार्य सेम है, लेकिन ये बंदर का हाथ ये कार्य क्या हो गया, भिन्न हो गया, अलग हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाओं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। ऑप्शन ए श्वास नली, ऑप्शन बी साइनस, ऑप्शन सी एल्वियोली, ऑप्शन डी धमनियाँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, मानव शरीर में जो गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं जो एल्वोइली है, ठीक है। तो इसका जो कार्य होता है, क्या क्या होता है, श्वसन के दौरान गैसियों का आदान प्रदान, जो गैस हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं हैं, जो एल्वोइली कहते हैं, जिसे इसी के द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एल्वोइली का कार्य क्या होता है, ठीक है, और इसका संरचना कैसा होता है, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है बार बार, ठीक है। तो आप लोग ये चित्र से याद रखिएगा। और श्वास नली जो है, श्वास नली मुख से फेफड़े तक का हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी इसके द्वारा क्या होता है, जो गैस होता है, हवा होता है, उसको पहुंचने का एक रास्ता देने का महत्वपूर्ण भाग कौन निभाता है, श्वास नली। तो क्वेश्चन पूछा है एल्वोइली गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है जिसे हम लोग एल्वोइली कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी लिग्निन, ऑप्शन डी पैक्टिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी मुख्य जो अवयव होते हैं ये क्या होते हैं, काइटिन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काइटिन जो है ये किसका बना होता है, ये कवक का बना होता है। देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा कवक के बारे में। कवक जो है, इसके अध्ययन का, कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या, माइकोलॉजी। कवक क्या है, यह एक परजीवी या मृतोपजीवी या सहजीवी होते हैं, ठीक है। और ये आप लोग समझ गए। जब कवक आया तो चलिए समझ लेते हैं, कवक के साथ साथ शैवाल का भी चर्चा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, शैवाल का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी, और जो कवक का अध्ययन है इसे हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। तो ये बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहलाता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली
संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपरा यानी प्लेसेंटा, ऑप्शन बी डिम्बवाहिनी नलिका, ऑप्शन सी शुक्रजनक नलिका, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी। देखिए, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी जो संपर्क बनाने वाली जो संरचना है उसे हम लोग कहते हैं अपरा यानी प्लेसेंटा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, प्लेसेंटा का जो चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, यह 3 स्तर का बना होता है। कौन? प्लेसेंटा। और भ्रूण में क्या होता है? ये जो भ्रूण होता है यह यूट्रस में पलता है। भ्रूण कहाँ है? भ्रूण का मतलब एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय कहाँ पलता है? तो यूट्रस में यानी गर्भाशय में पलता है। देखिए, प्लेसेंटा के द्वारा एम्नियोटिक फ्लूइड स्रावित होता है, जिसमें भ्रूण क्या होता है? ये डूबा हुआ रहता है। तो प्लेसेंटा में जो एक द्रव स्रावित करता है प्लेसेंटा के द्वारा, जिसे हम लोग एम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है ये भ्रूण को धक्का से बचाता है। धक्का लगने से क्या होता है? ये बचाता है। कौन? एम्नियोटिक फ्लूइड, जो अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। किसमें? भ्रूण में, एम्ब्रॉय में। चलिए, इसे आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। ऑप्शन ए गोल्गी काई में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी अंतर्द्रव्यी जलिका में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है यह किसमें मिलता है? यह मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। डीएनए में देखिए और क्या पाया जाता है। चलिए, डीएनए आ गया तो देख लेते हैं डीएनए में क्या पाया जाता है। तो डाईऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और डीएनए क्या है? डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है जो सीढ़ी नुमा होता है, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है डीएनए से रिलेटेड कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो आप लोग देख पा रहे हैं हेलिक्स का जो मॉडल है चित्र में, ये डबल हेलिक्स का मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने, ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमिन है। थाइमिन क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन B6। देखिए, जो थाइमिन होता है यही विटामिन B1 का नाम है। ये जो विटामिन B1 आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थाइमिन कहते हैं। विटामिन B1 का ही नाम क्या है? थाइमिन। देखिए, विटामिन B1 क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन है और यह कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर और स्टार्च के चयापचय यानी सामान्य वृद्धि के रख रखाव और तंत्रिका आवेगों को हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब अपना भूमिका निभाता है। ठीक है। एक बात, जब विटामिन आया है तो एक बार देख लेते हैं विटामिन जो होता है ये विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो विटामिन का जो आविष्कार किया था वो वैज्ञानिक का नाम है फंक। फंक ने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बीज का रंग, ऑप्शन बी फूलों की स्थिति, ऑप्शन सी फूलों का रंग, ऑप्शन डी फूलों की आकृति। इनमें से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था पूछा है? किया था नहीं, नहीं किया था पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल जो साहब थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए फूल की जो स्थिति है, फूल की स्थिति का ये जो लक्षण है इसको चयन नहीं किया था। बाद बाकी बीज का रंग, उसके बाद फूलों का रंग और फूलों की आकृति, इन तीनों पे क्या किया था इन्होंने? लक्षण को चयन किया था, लेकिन फूलों की स्थिति जो है इस पे चयन नहीं किया था। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि जो वे लक्षण, अनुवांशिक लक्षण क्या कहलाते हैं, जो ये लक्षण का जो चयन किए थे अनुवांशिकी का, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अनुवांशिकी है क्या। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं
उसे हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। और यही अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहन मेंडल, जिन्हीं का शॉर्ट फॉर्म नाम है मेंडल कहते हैं, इन्हीं का फुल नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने ही ये अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुवांशिकता के जनक यानी पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिका के पिता कहते हैं यानी जनक कहते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फूलों की स्थिति को देख के इन्होंने ऐसा लक्षण चयन नहीं किया था, बाद बाकी बीजों का रंग, फूलों का रंग और फूलों की आकृति, ये तीनों के लक्षण को चयन किए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो उन्हीं में एक है जाइलम, ये क्या उत्तरदायी, इनका कार्य क्या है जाइलम का, यही पूछा है क्वेश्चन ने। ऑप्शन ए ऑक्सीजन के वहन के लिए, ऑप्शन बी जल के वहन के लिए, ऑप्शन सी भोजन के वहन के लिए, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल के वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए पादप में जो जाइलम होता है यह उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। और एक आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं कि कैसे याद रखेंगे कि जाइलम का क्या उत्तरदायी है। देखिए ज से पहले इधर जा से इधर देखिए जल है, ये आप लोग याद रखिएगा, जल से जाइलम। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के परिवहन के लिए। पौधों में जो जल का परिवहन होता है, जल का इधर से उधर ले आना ले जाना वहन करना, ये किसका कार्य है, ये जाइलम का, जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं। देखिए जाइलम क्या होता है, ऐसा ऊतक पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, इसे हम लोग चालन ऊतक भी कहते हैं। किसको, जाइलम को, ठीक है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करता है, ये जल को पहुंचाता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। डीएनए की क्रियात्मक जो इकाई है उसे हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डीएनए का ही एक खंड क्या है, जीन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीन जो है ये डीएनए का ही एक कालखंड है। चलिए डीएनए जब आ गया है तो डीएनए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीएनए अणु में क्या पाया जाता है, प्यूरीन एवं पिरामिडीन बेस समान मात्रा में होता है, ठीक है। जब देखिए डीएनए जब आ गया है, ठीक है, तो डीएनए और थोड़ा आरएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेख यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यही उसका कार्य होता है। और डीएनए तो पता ही होगा आपको, अनुवांशिक ही है ये, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बना होता है। ऑप्शन ए ओमेगा एसिड, ऑप्शन बी एमिनो एसिड, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन संभवतः क्षारीय होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है प्रोटीन्स का, क्षारीय। और शरीर में अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखता है कौन, प्रोटीन। इसका मेन कार्य यही होता है कि शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण सहयोग करता है ये प्रोटीन जो है। ये प्रोटीन्स का जो ये नामकरण जो है ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का जो नामकरण दिया था वो थे बर्जेलियस एवं मुल्डर, इन्होंने प्रोटीन का नामकरण दिया था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन लगभग 16% पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार जान लेते हैं प्रोटीन किससे बना होता है, तो एमिनो एसिड से, ठीक है। और प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है,
बताइए आप लोग, अभी तो बताए। प्रोटीन का जो कार्य होता है, यह होता है जो क्षारीय प्रकृति, शरीर में जो अम्ल और क्षार का नियंत्रण बनाए रखना का महत्वपूर्ण सहयोग देता है। कौन? प्रोटीन। ठीक है। और यह संभवतः क्षारीय होती है। प्रोटीन कैसा है? क्षारीय प्रकृति की होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से। चलिए, आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।